मगरमच्छ। अब देखिए कैंसर का एनिमल कौन सा है? क्रैब। भूल गए या किसी को लग रहा है मैं पूछ ही नहीं रहा? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी 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 सर सर, आ आ रही रही है। है। ये नोट कर रहे थे सर। क्रैब। नोट तो आप करते रहिए ये तो, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट भी रहिए, क्योंकि तभी समझ में आएगा। अदरवाइज बुक्स में तो ये लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड साइन। जी सर। क्रैब। क्रैब क्या कहता है? क्रैब resides mostly in water and often comes to the land. On the contrary, जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, वो नॉर्मली मिट्टी पे ज्यादा रहेगा, किनारे पे, पानी के किनारे बाहर आके रहेगा, और कभी कभार अंदर चला जाता है जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो गया या चारों तरफ पानी भरा पड़ा है तो वो तो पानी के अंदर डूबा ही रहेगा। तो ये एक डिफरेंस है। एक लगातार प्रोटेक्शन में रहता है, एक एक्सपोज्ड रहता है। एक जब सेफ फील करेगा तब बाहर आएगा। बच्चा भी माँ की गोद से तब उतरता है जब उसे लगता है कि मैं सुरक्षित हूं, वरना वो माँ की गोद में ही रहे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मगरमच्छ क्या करता है? बाहर रहेगा, लेकिन अगर उस पे कोई हमला करने वाला है तो क्या करता है? उसको पकड़ के फिर वो पानी के अंदर ले जाएगा, पानी में खींच लेता है। क्योंकि वहां पर जी जी। फिर वो अपना खेल दिखाता है। यानी कि कॉन्शियसनेस, उसके सेंस में वो कॉन्शियसनेस है, उसका जो रोल है वो डीप इनसाइड जाकर आती है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, मटेरियल वर्ल्ड से उसने पकड़ा कुछ और उसको यूटिलाइज करने के लिए वो डीप वाटर्स में ले जाता है, और फिर वहां पे वो बहुत जोर से गोल गोल घूमता है, पलटता है, और उसकी वजह से जिस चीज को पकड़ा होता है वो सीधा नहीं हो पाता, और जब सीधा नहीं हो पाता तो वो ऊपर पानी से बाहर निकलने के लिए में असफल रहता है, और जब असफल रहता है तो मार दिया जाता है मगरमच्छ द्वारा। यानी कि मटेरियल वर्ल्ड को लिया और उसको अपने डीप कॉन्शियसनेस में जाकर कंज्यूम कर दिया। इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द कैंसर। तो कॉन्शियसनेस यहां पर भी है, पर यहां की कॉन्शियसनेस तमोगुणी है। इसीलिए आपको मैले कुचैले ध्यान करने वाले मैले कुचैले लोग मिले कुछ तो, जैसे कि एक जुपिटोरियन संत कौन से हैं? प्रातः काल स्नान करना, पूजा करना, ठीक है। और अब ये समझ रहे होंगे सैटरनाइन जो सेंट्स होते हैं वो क्या हुए? काले कपड़े, देर रात को रात अंधेरे को में रहा अंधेरे में की जाने वाली पूजा है तांत्रिक विद्या। तांत्रिक। और आप समझ रहे हैं कि ये पूजा पाठ केवल 9वें से संबंधित नहीं है, ठीक है ना? तो संत ये भी दे सकता है। एक तो आते थे ना, कौन से महाराज थे, काफी फेमस भी हुए थे, दाढ़ी वाले, शनि देव के भक्त। अब तो टीवी पे कम ही आते हैं, या पता नहीं, मैं वो चैनल नहीं देखता हूँ। वो कहते थे शनि आपका दोस्त है। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम था उनका? वो उनकी दाढ़ी सी रखी हुई थी। शिंगला मंदिर के पता नहीं। नहीं नहीं, वो कोई और मंदिर के थे, लेकिन काफी फेमस हुए थे। खैर, तो अब आप देखिए कि जो कॉन्शियसनेस है वो कहाँ पे है। फिर एक और देखिए, भोजन सात्विक होना चाहिए।
जुपिटेरियन सेंट। और कई जगह काली माता के मंदिर में शराब भी चढ़ती है। कुछ ऐसे मंदिर है जहां पे बलि भी चढ़ती है। क्या ठीक है? तो कॉन्शियसनेस के तरीके अलग हैं, अजीब से हैं, या उनको करने में डिफिकल्टी बहुत है, जैसा कि वो पहला था प्रैक्टिकल डायमेंशन। तो या तो आपको पूरा स्प्लिट दिखेगा, हेलो, जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ये रंजना जी का डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। तब तक अभी आपने बोला कि वर्ड्स दिमाग में है और जुबान पर नहीं आ रहे, क्या ये सैटर्न से रिलेटेड है? हेलो? नहीं नहीं, ये सैटर्न नहीं, वो मरकरी है, रेट्रोग्रेड मरकरी है। ओके ओके, क्योंकि सेम इज हैपनिंग विद मी कि दिमाग में कुछ है बट बोलते हो कुछ और, स्लिप ऑफ टंग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वही 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 मेरे मेरे साथ हो रहा है, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। और ये देखिए, आज अमावस्या है, तो वो सैटर्न से रिलेट हो जाता है, राहु से होता है, जी। तो राहु एंड सैटर्न सेम। दूसरा ओके। क्या, कि मरकरी आज चंद्रमा के साथ है, हाँ जी। और मेरे राशि में, मेरे चार्ट में चंद्रमा थर्ड हाउस का लॉर्ड है, कम्युनिकेशन। अच्छा। तो वहां पे रेट्रोग्रेड मरकरी साथ में आ गया है, तो वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ओके। चलिए, तो इसमें जो समझने वाली बात है, जो इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि जो कैप्रिकॉर्न है, ये मटेरियलिज्म दिखाता है, उसके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस को, इंट्यूशन को इनहिबिट नहीं करता, रादर उसकी प्रैक्टिकल डायमेंशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, या प्रैक्टिकलिटी से वो कैसे एसोसिएट हो सकती है कॉन्शियसनेस, उसकी कोशिश करता है। और वो कठिन है, इसीलिए शनि का कार्य कठिन है, इसीलिए शनि के कार्य में श्रम है, लेबर है, धीरे से समझ में आता है, एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है, इसलिए स्लो है। कॉन्शियसनेस एक दिन का मैटर नहीं है, इसलिए स्लो है। क्लियर है? सर आपने अभी ये बताया कि जी सर। कैप्रिकॉर्न मटेरियलिज्म को शो करता है बट कॉन्शियसनेस को एग्जिबिट करता है। ये इनहिबिट कोई नहीं एग्जांपल? करता। हाँ, उसकी
कोई एग्जाम्पल से आप नहीं, देखिए क्या होता है, ये एग्जाम्पल अभी आप और आगे करेंगे तो हम और समझ में आएगा, पर फिर भी ओके क्या सर, होता है कि हर आदमी, आवाज की प्रॉब्लम थी, थोड़ा एक बार और समझा दीजिए सर प्लीज। चिंता मत कीजिए, वो आएंगी चीजें, अभी दोबारा आएंगी। ओके सर। हाँ, और अगर रह गया तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक्चुअली क्या, अदरवाइज वो फ्लो बिगड़ जाएगा। जी जी ओके। श्योर श्योर सर। ठीक है ना। क्या होता है कि आपको बहुत लोग वो मिलेंगे जो कि प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। बहुत लोग आप लोगों ने देखे होंगे जो कि ये कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हम किसी गुरु को नहीं मानते, हम कुछ नहीं, कर्म करो, ये है वो है। नथिंग रॉन्ग इन दैट। कर्म तो ही करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कर्म। कर्म के बिना तो है ही नहीं है, मतलब हमारी पूरी कुंडली ही कर्म प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश ही 700 श्लोक का कर्म के लिए दिया था। भगवान श्री राम भी गए तो इसीलिए गए, उनको पूरी जिंदगी कर्म ही करना था, वनवास में भी। तो कर्म तो करना है, लेकिन क्या होता है, आप उनको देखेंगे कि एक अप टू सर्टेन स्टेज दे वुड एंजॉय द मटेरियलिज्म लाइक एनीथिंग। वाई, अभी सामने अभी आगे बताऊंगा तो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद वो खुद ही आपको दिखेगा कि उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उसके बाद क्या होता है, जिनकी कार के अंदर हमेशा पॉप सॉन्ग, रॉक सॉन्ग, जैज म्यूजिक चलता था, वहां आपको एक भजन की सीडी भी दिखाई देने लग जाएगी। और कम या ज्यादा ये हमारी और आपकी लाइफ में भी होता है। कम से कम हम जब जिन दिनों पढ़ रहे होते हैं तब तक हम में से कितनों ने, जो यहां बैठे हैं साथ ही 6 या 7 लोग, कितने पूजा पाठ को रियली बॉदर करते थे कि या उसकी कोई केयर करते थे, घर में भी अगर हो रही हो तो। राइट सबका- सर। लेकिन जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं, आप काम सही करते हो और मालिक कहता है तुम मूर्ख हो, तब आपको लगता है कि ये क्या। 9th हाउस में तो मैंने ये पढ़ा था, 4th में मेरे को मदर ने ये सिखाया था, 10th वाला बोलता है ये सब कुछ फालतू है। There the conflict with the practical world starts. अब उसमें वही 2 चीजें हैं कि मैं ऐसा करूं, करना तो है ही है काम, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा। और एक वो है साम दाम दंड भेद। एक तरफ पांडव है, एक तरफ कौरव है। ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब ये देखिए, ये एक डीप इंटेलिजेंस का हाउस है। ये वो जो कॉन्शियसनेस है वो क्यों आती है, डीप इंटेलिजेंस से आती है। 8th हाउस किस चीज का है, अकल्ट का और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ऑकल्ट का मतलब क्या होता है, अलौकिक, व्हाट इज नॉट विजिबल, जो नहीं दिख रहा है पर वो है, जो नहीं दिख रहा है पर जो हमें अफेक्ट करता है, वो है ऑकल्ट। ठीक है। 10th हाउस किसका 8th हाउस है, सर धन भाव का। किसका, थर्ड का, थर्ड हाउस। सर तीसरे भाव का। तीसरा भाव। तीसरा भाव है नॉलेज का। ठीक है, तीसरा जी, भाव है नॉलेज का। नॉलेज का 8वां मतलब क्या हुआ, नॉलेज में पेन। यस यस, या जो नॉलेज आपने लिया आज तक वो आपको पेन दे रहा है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में।
समझ गए? जी ये भी है। या जो नॉलेज आपके पास है उसकी डीपर रियांस में आप जा रहे हैं, उसके 8th डायमेंशन में जा रहे हो आप। समझ रहे हैं? नॉलेज की 8th डायमेंशन में जा रहे हैं, यानी कि आप नॉलेज को एक डीपर एंगल से समझने की कोशिश करने लगेंगे यहां पर। तब आप बोलेंगे अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर, क्योंकि यही तो द्वंद्व वहां पे था सेजिटेरियस में, धर्म और अधर्म के बीच में। लेकिन मुझे सही करना भी है और शायद उसके लिए मुझे वो मार्ग अपनाना पड़े। भाई सीधी सी बात है, चोर मेन गेट से नहीं आएगा, वो दीवार फांद के आएगा। तो अगर पुलिस को उसे चाहती है कि उसे मैं पकड़ूं, तो पुलिस को भी तो दीवार फांदनी आनी चाहिए। सीधी सी बात है ना। अब ये एथिकल तरीका तो नहीं है दीवार फांदना, वो तो चोर का काम है। लेकिन अगर आप एथिक्स के चक्कर में पड़े रहे तो चोर हमेशा दीवार से फांद के आएगा, चोरी करके चला जाएगा और पुलिस मेन गेट पे खड़ी रहे कि नहीं हम तो मेन गेट से ही जाएंगे बिकॉज दैट इज एथिक्स। तो प्रैक्टिकल डायमेंशन क्या हुई, समझ में आया? ये कैप्रिकॉर्न का कॉन्फ्लिक्ट होता है जो समझना कठिन है, या जो समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है। ठीक है, अब मैं वो जो बता रहा था कि वो एक और चीज जो यहाँ पे मार्स, जो कैप्रिकॉर्न साइन है, ये मार्स से खुश रहता है। मार्स कैप्रिकॉर्न का कौन सा हाउस हो गया? अगर मैं कैप्रिकॉर्न का चार्ट बना लूं तो मार्स कहाँ पे, कौन से हाउस का लॉर्ड हो गया? फर्स्ट एंड 8th। कैप्रिकॉर्न को मैंने लग्न बना दिया। ओके ओके। कैप्रिकॉर्न को लगन बना दिया तो एक तो 10th का रहेगा लॉर्ड ना। दोबारा सोचिए। एक सर एक फोर्थ का सेकंड, होगा, fourth का हो जाएगा एक 11th, तो। एक 11th। किसका किसका? 11th हाउस का रहेगा एक तो। और सर 11th और 4th का रहेगा। एक 4th का। यस, 4th एंड 11th। ठीक है, तो जी 4th सर। क्या हुआ? 4th क्या है? 4th हैप्पीनेस और सुख है ना। जी जी सर, मदर हाउस। तो कैप्रिकॉर्न को सुख कौन देगा? मार्स। ठीक है ना। ओके। और गेन कहां से मिलेगा? 11th हाउस, वो भी मार्स। ठीक है ना। जी सबको क्लियर है ना भाई? जी हाँ अब तो आप जी। मेंटली बना पाते होंगे दिमाग में। सर थोड़ा सा 1 मिनट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। लगन बना के अगर हमने मकर को यूज किया है तो कैसे आया? मकर 10वीं राशि हुई, हाँ जी। सेकंड हाउस 11वीं राशि, थर्ड हाउस 12वीं राशि, फोर्थ हाउस एरीज पहली राशि। ठीक है ना। ठीक है सर। 10th साइन है, ये फर्स्ट हाउस हुआ है, तो 11th दूसरा, 12th तीसरा और तीसरा एरीज एक 4th। क्लियर। हाँ जी ठीक है सर। तो अब सुख भी मंगल देगा और लाभ भी मंगल देगा। तो सर ये कैप्रिकॉर्न में सबके कैप्रिकॉर्न का हर एक चार्ट के लिए होगा, कहने का मतलब। अभी आप नेचुरल जोड़ी को समझने की कोशिश करिए, अभी वहां मत जंप करिए, अभी समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पूरा सुनिए। स्टेटमेंट मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जी जो कैप्रिकॉर्न है
उसका गेन एंड हैप्पीनेस में लैंड मैटर्स जरूर रहेंगे, प्रॉपर्टी मैटर जरूर रहेगा। टू गेट सुख एंड गेन। ये आपको मैं एक रूल बता दे रहा हूं। इसलिए मंगल से शनि खुश रहता है। भाई मिलेगा तो इसी से मिलेगा। फोर्थ का लॉर्ड हो गया और 11th का लॉर्ड हो गया। ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों कह दिया मैंने कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ मिलेगा या कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि 11th 6th का 6th है, छठे घर का छठा घर। ठीक है ना। तो छठा क्या देता है? शत्रु भी देता है ना, जी परेशानियां भी देगा ना, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु। जी इसलिए दूसरा जो है जिससे वो बहुत खुश रहता है वो रहता है शनि अपने मित्र शुक्र से। अब बताइए शुक्र इसमें कौन कौन सा है हाउसेस को? शुक्र एक तो 5th का है और एक 9th का है। 5th and 9th, 5th और 10th, सॉरी 5th एंड 10th। 5th किसका होता है? 5th संतान के लिए होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए है, पुण्य कर्म के लिए है, और 7th है प्रोफेशन के लिए। 9th हाउस में, सॉरी 10th हाउस। 10th हाउस को समझ में आया, प्रोफेशन हो गया। जी। पांचवा क्या है? पांचवा है लाइकिंग, ऑल्सो इंटरेस्ट। लाइकिंग, यस। तो कैप्रिकॉर्न लाइक किसको करता है? वीनस को। 5th हाउस इज हाउस ऑफ लव अफेयर्स, लाइकिंग। ठीक है। और वही अथॉरिटी का भी मालिक है, अथॉरिटी भी देता है ना जी 10th हाउस। तो जी वीनस को भी बहुत पसंद करता है वो। तो कैप्रिकॉर्न की लाइफ में जब कोई भी वेनेशियन फैक्टर आएगा तो उसकी लाइफ में चेंज आता है। उसकी लाइफ में चेंज आएगा। Saturn enjoys Venetian things। अब सैटर्न तमस है, वीनस 5th हाउस का लॉर्ड है। तो यहां पर रिलेशनशिप की अनएथिकल डायमेंशन भी आ जाती है। बट दैट विल give rise to a change in the life of the Capricorn person। ये दो चीजें मैं बताना चाह रहा था। तो ये अब हम हाँ बोलिए। शुक्र वाले को फिर ये लाइकिंग से अथॉरिटी होगा, मतलब कहने का मतलब। भाई दोनों का लॉर्ड है ना। जी भाई वो अब प्रीफर करेगा विनेशियन चीजों को रखने में, विनेशियन चीजों से डील करने में। दूसरे शब्दों में कहूं, अ कैप्रिकॉर्न वुड ऑलवेज प्रीफर टू कीप अ फीमेल स्टाफ or female colleagues। He will or she will enjoy company of Venetian things more। 5th हाउस से रिलेट हो गया ना, और 10th उसका क्योंकि प्रोफेशन है। जी। तो ये एक इंडिकेशन है। अब चलते हैं आगे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, पृथ्वी तत्व, अर्थ त्रिकोण, स्वामी शनि, दक्षिण दिशा, मिश्रित रंग,
इवन है, 10th है तो इवन ही है। सम राशि स्थिर है। गोट क्रोकोडाइल हमने देख ही लिया है। वर्ण वैश्य है। बॉडी पार्ट मीन्स रिलेटिव फादर एज मदर्स स्पाउस। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि फादर तो 9th हाउस होता है, तो 9th साइन हुआ सैजिटेरियस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। यहां पे ये फादर का क्या डायमेंशन है? इट विल play role in understanding the relationship in between mother and the father as the spouse of each other, not as the father of the native. अंतर समझ में आया? 9वें और 10वें के फादर में क्या है? नहीं सर। नहीं सर। भाई मदर का हस्बैंड क्या हुआ? फादर। पिता। फादर। अगर फीमेल फर्स्ट हाउस है तो 7th हाउस क्या हुआ? मेल। मेल हुआ। यानी कि अगर फर्स्ट हाउस वाइफ है तो 7th हाउस हस्बैंड है। तो 4th हाउस वाइफ है तो 10th हाउस वाइफ हस्बैंड है। हस्बैंड है। तो 4th हाउस तो मदर होती है, तो 10th हाउस क्या हुआ? फादर हुआ। तो एक फादर ये है। और दूसरा जो हम अभी तक मानते हैं कि 9th हाउस इज फादर, तो 9th हाउस द फादर, 9th हाउस एज फादर कौन है? मे एज अ नेटिव एंड माय फादर। तो सर यहाँ पे स्टेप फादर भी हो सकता है कहने का मतलब? नहीं, मैं यहाँ स्टेप फादर की बात ला नहीं रहा हूं, इसलिए अभी मत लाइए। समझिए, ये मदर और फादर जो कि आपके अपने रियल फादर भी हैं, उनकी आपकी मदर से जो रिलेशनशिप है वो 4th और 10th हाउस से देखी जाएगी या कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न से देखी जाएगी। ठीक है सर। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज तो जो 9th हाउस है वो 4th का 6th है। 9th हाउस इज 6th हाउस। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।